नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। UGC नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस, वेलकम टू फिल फ्रॉम यूट्यूब चैनल। यूनिट 9 पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का सामान्य परिचय और क्लास नंबर हमारी है 55 और क्लास का टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आपको लिंक और कुछ भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो सभी स्टूडेंट जो नए हैं और ओल्ड है वो सभी लोग हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो अप कर ले, ठीक है। इसके बाद ये हमारे फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस और 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स जो आपको इजीली रीड आउट करने के लिए मिल जाएंगी। और ये हमारे फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जिसमें 9 AM को पेपर फर्स्ट GK की क्लास रहेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट की क्लास लगेगी, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे और 6 PM जो हमारा टाइम है संस्कृत का सेकंड पेपर के लिए और 9 PM को पेपर फर्स्ट की DI, मैथ्स, रीजनिंग ये सब हो गई उसकी क्लासेस लगेगी, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, काफी स्टूडेंट का क्वेश्चंस यही बार बार होता है, मुझे पर्सनल DM भी होता है, काफी क्वेश्चंस होते हैं कि हम नोट्स कैसे डाउनलोड करें। तो www.ugcnet. यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है, उस पर जाए और फॉलो करें और वहाँ से डेली के डेली जो हमारी नोट्स होती है, जो हमारा क्लास होता है उसकी नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगी, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारे YouTube पर पेपर 2 और पेपर 1 के लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है अलग अलग, जिसमें सेकंड पेपर संस्कृत की प्लेलिस्ट ये रही आपके सामने, जिसमें आपको 1 से अभी तक के जो भी क्लासेस हुए हैं उसके सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारी क्विज स्टार्ट हो चुकी है 28 मार्च से और वो हमारी वेबसाइट जो www.ugcnet.com है उस पर होती है। तो डेली उसका टाइम रहेगा 9:30 AM को GK की क्विज लगेगी, 11:50 को पेपर फर्स्ट के लिए क्विज लगेगी, 2:50 को जो पेपर फर्स्ट के PYQ हो गए उसके लिए क्विज लगेगी, 5 PM को जो हमारा सेकंड पेपर है उसके लिए क्लास जो क्विज लगेगी। उसके बाद जो 9:50 PM है उसमें मैथ, DI, रीजनिंग ये सब हो गया उसकी क्विज लगेगी, जो आपको 5-5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और गिव अवे जो हमारा संडे हुआ था 10 अप्रैल को, उसमें हमने ये 3 गिफ्ट यानी इनाम रखे थे, जिसमें विनर्स ये रहे जो कृष्णा चंद्र मिश्रा जी है, सुनील डांगर जी है और सतीश कुमार जी हैं। तीनों स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई होप आप सभी भी यहाँ पे जो हमारी क्विज होती रहेगी उसमें पार्टिसिपेट करो और आपका भी नाम लीडर बोर्ड में आए, ठीक है। और ये हमारे जो स्टूडेंट है रेगुलर उनके हैंड राइटिंग नोट है जो डेली के डेली भेजते हैं, तो मेरे तो काफ़ी स्टूडेंट है पर ये 4 लोगों ही क्यों, तो प्लीज़ यार सब लोग सेंड करा करें, ठीक है। और जल्दी से जल्दी सब लोग एक बार लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में और लाइव क्लास में भी लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए ताकि हमारा जो गोल है, हमारा जो मिशन है वो सब हमें याद रहे। जल्दी से जल्दी लिखिए, वी वांट JRF, वी वांट JRF, जल्दी से जल्दी लिखिए। गुड। आज का हमारे टॉपिक है ब्राह्मी से भारतीय लिपि का विकास। जो ब्राह्मी लिपि है, जो प्राचीन लिपि है, उससे जो हमारी भारतीय लिपियां हैं उसका विकास कैसे हुआ, तो हम देखते हैं। ब्राह्मी से भारतीय लिपियों का विकास, तो ईसा पूर्व 350 से लेकर 350 ईस्वी तक प्रयुक्त लिपि का नाम ब्राह्मी रहा, यानी जो 350 से लेकर 350 ईस्वी तक
जो भी लिपि चली उसमें उस लिपि का क्या नाम रहा? ब्राह्मी लिपि रहा। इसके पश्चात ब्राह्मी लिपि के लिखने के दो प्रकार मिलते हैं। उसके पश्चात का जो समय है उसमें दो भाग हो गए। ब्राह्मी लिपि का क्या हुआ? दो भाग में विभाजन हुआ, जिनके आधार पर ब्राह्मी की दो श्रेणियां मिलती है। पहली है उत्तरी और दूसरी है दक्षिणी। उत्तरी शैली का प्रचार विंध्य पर्वत के उत्तर में रहा और दक्षिणी का जो प्रचार था वो दक्षिण में रहा। ठीक है, उत्तरी शैली का प्रचार कहाँ पे रहा? तो विंध्य पर्वत है उसके उत्तर भाग में रहा और जो दक्षिणी लिपि है उसका दक्षिण में रहा। इस प्रकार उत्तरी भारतीय की लिपियों का विकास ब्राह्मी की उत्तरी शैली से हुआ है और दक्षिण भारत की लिपियों का विकास दक्षिणी शैली से हुआ है। ठीक है, जो उत्तरी है वो उत्तरी शैली से हुआ और जो दक्षिणी है वो दक्षिणी शैली से हुआ। तत्पश्चात ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपियां, जो ब्राह्मी लिपि है उसमें जो उत्तरी भाग है, उत्तरी शैली है, उसमें कौन कौन सी लिपियां मिलती हैं? तो आइए हम देखते हैं। उत्तरी शैली से 5 लिपियों का विकास हुआ है। कौन कौन सी 5 लिपियां? ये हम देखते हैं। तो चलो इनके संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। तो पहली है गुप्त लिपियां, तो उसका जो था वो हम देखते हैं। तो गुप्त लिपि गुप्त वंशी राजाओं के अभिलेख इसी लिपि में है। जो गुप्त वंशी राजाओं थे उनके जो अभिलेख थे वो ये लिपि में मिलते हैं। अतः इस गुप्त लिपि कहा जाता है, इसे गुप्त लिपि कहा जाता है। इसका प्रचार 4वीं और 5वीं शती ईस्वी में रहा है। जो इसका प्रचार था वो 4वीं और 5वीं शती ईस्वी में रहा है। इस लिपि में मुख्य अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति जो कि 375 ईस्वी में, बिलसर जो 414 ईस्वी में और इंदौर जो 465 ईस्वी में। तो कौन कौन से 3 अभिलेख हो गए? प्रयाग प्रशस्ति, बिलसर और इंदौर। तो उनका समय भी दिया हुआ है। तो प्रयाग प्रशस्ति का क्या है? 375 ईसा और बिलसर उसका 414 ईसा और इंदौर उसका 465 ईसा। ठीक है, ये हो गई गुप्त लिपि। इसके बाद हम देखते हैं कुटिल लिपि। यह लिपि गुप्त लिपि से विकसित हुई है। इसमें स्वरों की मात्राओं को आकृति कुटिल अर्थात टेढ़ी है। इसमें जो मात्राएं है उसकी आकृति क्या है? कुटिल अथवा टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, अतः इसे कुटिल लिपि कहा जाता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कुटिल लिपि। इससे हो नागरी और शारदा लिपियों का विकास हुआ है। जो कुटिल लिपि है उससे कौन कौन सी लिपि का विकास हुआ है? तो नागरी और शारदा। ये क्वेश्चंस भी हो सकता है कि नागरी और शारदा जो लिपियां हैं वो कौन सी लिपि से उत्कृष्ट हुई है? तो कुटिल लिपि से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तीसरी जो प्राचीन नागरी लिपि। यह मूलतः उत्तरी लिपि है, परंतु इसके प्राचीन अभिलेख 8वीं शती ईसा से प्रारंभ होकर 16वीं शती ईसा के अंतिम भाग तक दक्षिण में मिलते हैं। ये तो मूल तो उत्तरी लिपि है, पर इसके जो अभिलेख है 808 से 16 तक की जो शती है उसके अंतिम भाग तक दक्षिण में मिलते हैं। नागरी लिपि को हो देवनागरी लिपि भी कहते हैं। जो नागरी लिपि है उसको कौन सी लिपि कहते हैं? देवनागरी। तो देवनागरी का दूसरा नाम क्या हो गया? नागरी लिपि। प्राचीन नागरी की पूर्व शाखा से बंगला लिपि का विकास हुआ है। जो प्राचीन नागरी लिपि थी उससे उसकी शाखा पूर्वी शाखा से बंगला लिपि है उसका विकास हुआ है। पश्चिम शाखा से राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री और महाजनी आदि लिपियों विकसित हुई हैं। जो पश्चिम शाखा है तो उससे राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई, महाराष्ट्री हो गई और महाजनी आदि लिपियों का विकास हुआ है। दक्षिण में इसको नंदी नागरी भी कहते हैं। जो प्राचीन नागरी लिपि है उसको और एक नाम मिल गया
जो दक्षिण में हो बोलते हैं इसको नंदी नागरी। ठीक है, समझ ला। उसके बाद है शारदा लिपि। इस लिपि का प्रचार पश्चिम उत्तर भारत के कश्मीर और पंजाब में हुआ। 8वीं शताब्दी ईसा तक वहां कुटिल लिपि थी, उसी से शारदा लिपि निकली। जब 8वीं शताब्दी ईसा का जो समय था तब वहां पे कौन सी थी? कुटिल लिपि थी, उसी से शारदा लिपि निकली। शारदा का सबसे प्राचीन लेख 10वीं शती ईसा का माना जाता है। वर्तमान समय की कश्मीरी, टांकरी, गुरुमुखी, डोंगरी आदि लिपियां इससे निकली है। वर्तमान जो कश्मीर में उपलब्ध है जो लिपियां, वो कश्मीरी हो गई, टांकरी हो गई, गुरुमुखी हो गई और डोगरी हो गई। ठीक है, ये सब लिपियां कहाँ पे है? पश्चिम उत्तर भारत में, यानी कश्मीर, पंजाब, यहाँ पे ये सब लिपियां हैं। ठीक है, इसके बाद बंगला लिपि। तो इसकी उत्पत्ति प्राचीन नागरी से 10वीं शती ईसा के लगभग हुई। इसकी कौन सी समय है उसका? तो 10वीं शती ईसा, और इसकी जो प्राचीन नागरी है उस पर से इसकी उत्पत्ति हुई है। इससे नेपाली, वर्तमान बंगला और मैथिली और उड़िया लिपि निकली है। जो बंगला लिपि है उससे कौन कौन सी? तो नेपाली हो गई, वर्तमान बंगला हो गई और मैथिली और उड़िया लिपि हो गई। ये सब बंगला लिपि से उत्पन्न हुई है। उसके बाद हम देखते हैं ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित लिपियां, जो उत्तरी भाग से हमने देखी। अब देखते हैं दक्षिणी, जो दक्षिणी शैली से उत्पन्न हुई है वो। तो ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से 6 लिपियां विकसित हुई। उसमें क्या था? 5 लिपियां थी, तो यहाँ पे दक्षिण में क्या हुआ? 6 लिपियां। इनका संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं। तो चलो हम देखते हैं। तो पहली है पश्चिमी लिपि। इसके लेख 5वीं शती ईस्वी से 9वीं शती ईस्वी तक के मिलते हैं। इसके जो लेख हो गए वो कौन सी शती में मिलते हैं? तो 5 से 9 शती तक। ठीक है, यहाँ पे यह लिपि गुजरात, काठियावाड़, नासिक, खानदेश, हैदराबाद, कोंकण, मैसूर आदि के लेखों में मिलती है। जो पश्चिमी लिपि है वो कौन से? गुजरात हो गया, काठियावाड़ हो गया, नासिक, खानदेश, हैदराबाद, कोंकण, मैसूर आदि क्षेत्रों में मिलती है। 5वीं शती ईस्वी से लगभग इसका प्रवेश राजपूताना और मध्य भारत में भी पाया जाता है। जो राजपूताना और मध्य भारत है वहां पे 5वीं शती से इसका प्रवेश हुआ है। पश्चिमी प्रदेश में मिलने के कारण इसको पश्चिमी लिपि कहते हैं। जो पश्चिमी से प्रदेश से मिलती है तो उसको बोलते हैं पश्चिमी लिपि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेशी लिपि। यह लिपि मध्य प्रदेश, हैदराबाद की उत्तरी भागों और बुंदेलखंड में 5 से 8 शती ईसा तक मिलती है। इस लिपि के अक्षर के सिर चौखुटे या संदूक की आकृति के होते हैं। जो मध्य प्रदेशी जो लिपि है वो कौन कौन से शहर में मिलती है? मध्य प्रदेश, हैदराबाद और उत्तरी भाग और बुंदेलखंड में मिलते हैं। और उसका समय क्या है? तो 5 से 8 शती। और ये जो लिपि है वो क्या हो गए? चौखुटे और संदूक की आकृति वाले इसके अक्षर मिलते हैं। इनका भीतरी भाग कभी खाली और कभी भरा हुआ है। अक्षरों की आकृति समकोणों वाली होती है। तीसरी है तेलुगु कन्नड़ लिपि। ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से इस लिपि का विकास हुआ है। जो ब्राह्मी लिपि थी ये आ गई यहाँ पे। जो ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से इस लिपि का विकास हुआ है। इससे ही वर्तमान तेलुगु और कन्नड़ लिपियां निकली है। जो वर्तमान में तेलुगु जो लिपि है और जो कन्नड़ लिपि है वो सब इससे मिली है। ठीक है, यह लिपि 5वीं शती ईस्वी से 14वीं शती ईस्वी तक की बंबई, वर्तमान महाराष्ट्र प्रांत से दक्षिणी भाग में, आंध्र प्रांत के दक्षिण भाग में, मद्रास के उत्तर पूर्वी भाग में तथा मैसूर के कुछ भागों में प्रचलित थी। जो तेलुगु और कन्नड़ लिपि है वो
महाराष्ट्र बॉम्बे हो गया, दक्षिणी भाग आंध्र प्राप्त था जो उसका दक्षिणी भाग, मद्रास के उत्तर पूर्वी भाग तथा मैसूर के कुछ भागों में प्रचलित है। और 5वीं से 14वीं तक की इसकी क्या है समय है। तो 14वीं शती ईसा तक इसकी कोई रूप भेद हुए हैं, इसमें कई भेद हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ग्रंथ लिपि। यह लिपि मद्रास में प्रचलित रही, जो मद्रास है वहां पे ग्रंथ लिपि प्रचलित रही। 7वीं शती ईस्वी से 15वीं शती ईस्वी तक इसके कई रूपांतर हुए हैं। यहाँ पे रूपांतर, ये लिपि जो है ग्रंथ लिपि, उसमें कई रूपांतर भी मिले हैं। तो कौन कौन से समय पे? 7 से 15 शती तक। इससे वर्तमान ग्रंथ लिपि निकली है, जो वर्तमान ग्रंथ लिपि है वो इससे मिली है। इससे ही मलयालम और तेलुगु लिपियां विकसित हुई है। इस क्षेत्र में तमिल लिपि का प्रचार रहा था, परंतु वह अपूर्ण थी, अतएव संस्कृत के ग्रंथ को लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग होता था, इसलिए इसका नाम ग्रंथ पड़ा। जो संस्कृत के ग्रंथ थे वो लिखने के लिए ग्रंथ लिपि का प्रयोग होता था, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? ग्रंथ पड़ा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कलिंग लिपि। तो कलिंग के आसपास 7वीं से 11वीं शती ईस्वी तक इसका प्रचार रहा। इसके प्राचीन लेख मध्य प्रदेशीय लिपि में है और बाद के लेख नागरी, तेलुगु, कन्नड़ और ग्रंथ लिपि से मिलते हैं। ठीक है, जो कलिंग लिपि है वो उसका समय क्या है? 7 से 11 शती, और इसका प्रचार मध्य प्रदेश लिपि में है और बाद में ये नागरी, तेलुगु, कन्नड़ और ग्रंथ लिपि में मिलते हैं। इसके बाद हो गई जो लास्ट है वो तमिल लिपि। यह भी दक्षिणी ब्राह्मी से निकली है। इससे वर्तमान तमिल लिपि का विकास हुआ है। जो वर्तमान में तमिल लिपि है उसका विकास जो है पुरानी वो उससे हुआ है। 7वीं से सदी ईस्वी से आज तक तमिल ग्रंथ इस लिपि में लिखते हैं। तो जो तमिल ग्रंथ है वो 7वीं सदी से अब तक यानी आज तक के जो भी ग्रंथ मिलते हैं वो तमिल लिपि में मिलते हैं। इसके अधिकांश अक्षर ग्रंथ लिपि से मिलते जुलते हैं। जो अधिकांश अक्षर है वो कौन सी लिपि से मिलते जुलते हैं? ग्रंथ लिपि से। तमिल का ही घसीट रूप वट्टलुट्टू लिपि है। जो तमिल लिपि है उसका ही जो घसीट रूप है वो वट्टलुट्टू है। ठीक है, जो तमिल लिपि है उसका ही घसीट रूप वट्टलुट्टू लिपि है। इसके अक्षर प्रायः गोलाई लिए हुए होते हैं, यानी इसके अक्षर जो है वो गोलाई के रूप में होते हैं, जो गोलाई आकार में होते हैं। ठीक है, यह 7वीं सदी से 14वीं सदी तक मद्रास के पश्चिम और दक्षिण भाग में प्रचलित है। तो उसका समय क्या हो गया? जो 7वीं से 14वीं तक तो उसका समय हो गया और मद्रास के पश्चिम और दक्षिण भाग में प्रचलित रही है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो खरोष्टी लिपि भी होगा। और होमवर्क जो मैंने दिया था आपको, हर रोज मैं यही होमवर्क देती हूँ कि जो हमारे हैंड राइटिंग वाले नोट्स है वो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको सेंड करने हैं। तो कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है? तो यहाँ पे मैंने बताया है कि दिस ग्रुप, तो संस्कृत बाय नीदू ऐसा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। उस पे आपको अलाउ किए हुए हैं, जो भी स्टूडेंट उसमें ज्वाइन है उनको वहाँ पे अलाउ किया हुआ है और इसकी लिंक ये रही, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए और मुझे डेली के डेली जो होमवर्क है हमारा वो वहाँ पे सेंड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे सारे स्टूडेंट उस पे ज्वाइन हो सके। ठीक है, फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर कुछ डाउट्स हो तो हम आपका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करवा लेंगे।
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए www.ugcnet.com हमारी वेबसाइट है और बाकी सारे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है और व्हाट्सएप नंबर भी है, तो वहाँ पे आप फॉलो अप कर सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।